यह विमान दुर्घटना, यह बिल्कुल वही विमान पहले भी समस्याओं का सामना कर चुका था। 4 साल पहले नवंबर 2021 में यह विमान लंदन से हैदराबाद जा रहा था जब ईंधन रिसाव हुआ और यह तुर्की में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए गया। तुर्की में उन विमानों को बनाने वाली बोइंग फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के वर्कर्स से गुप्त रूप से पूछा गया क्या वे उन विमानों में यात्रा करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। इन कर्मचारियों ने दावा किया कि ड्रीमलाइनर्स दोषपूर्ण पार्ट्स से बने थे। अक्सर धातु की छीलन और अन्य चीजें विमानों के अंदर छोड़ दी जाती थीं। उन्हें इन उल्लंघनों की रिपोर्ट न करने का दबाव डाला जाता है। वहां काम करने वाले क्वालिटी मैनेजर ने अपनी पत्नी से कहा था कि वह किसी भी ड्रीमलाइनर में यात्रा नहीं करेगा। 2012 और 2013 के बीच 11 विमान डिलीवर किए गए जो इतने खराब बने थे कि सिंथिया किचन्स ने कहा कि वे रात को सो नहीं पा रही थीं। नमस्ते दोस्तों, 12 जून 2025 को दोपहर 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग बे से रवाना हुई। इसे लंदन के लिए दोपहर 1:10 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन इस दिन यह फ्लाइट लेट हो गई। यह एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था और यह इस विमान की पहली फ्लाइट नहीं थी। लगभग 12 घंटे पहले यह विमान पेरिस से दिल्ली आया था और इस सुबह यह दिल्ली से अहमदाबाद आया था। इस फ्लाइट में एक यात्री थे, आकाश वत्सा। उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया था। उन्होंने देखा कि विमान के विंग फ्लैप्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे और ऐसी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। यह ऐसी काम नहीं कर रहा, सबको देखो। बाद में उन्होंने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि न केवल ऐसी बल्कि एंटरटेनमेंट सिस्टम और रिमोट कंट्रोल भी काम नहीं कर रहे थे। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। लेकिन सौभाग्य से सुबह 11:16 बजे फ्लाइट अहमदाबाद में सुरक्षित लैंड हो गई। यह विमान लगभग दोपहर 12:20 बजे रिफ्यूल किया गया। इस विमान को रिफ्यूल करने में ठीक 42 मिनट लगे, सामान्य से थोड़ा ज्यादा। आमतौर पर इसमें 30-35 मिनट लगते हैं। DGCA के एक अधिकारी ने बाद में इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह असामान्य नहीं था। मैक्स पेलोड फ्लाइट के लिए रिफ्यूल में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। रिफ्यूलिंग के दौरान यात्री विमान में चढ़ रहे थे। ठीक 242 लोग इस विमान में चढ़े। 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट। विमान का कमांड कैप्टन सुमित सभरवाल के पास था। उनके पास 8 था 200 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी। उनके साथ को पायलट क्लाइव कुंदर थे, जिनके पास 8,100 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी। दोपहर 1:31 बजे विमान एक्टिव रनवे की ओर बढ़ने लगा। दोपहर 1:34 बजे इसे अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक सर्विसेज से टेक ऑफ की परमिशन मिली और ठीक दोपहर 1:28-24 बजे इसके प्री चेक फ्लाइट चेक्स पूरे हो गए। टेक ऑफ से पहले कोई वार्निंग साइंस नहीं थे, कोई रनवे चेंज, थ्रस्ट मॉडिफिकेशन या फ्लैप एडजस्टमेंट का रिक्वेस्ट नहीं। मौसम ठीक था, विजिबिलिटी अच्छी थी, तापमान थोड़ा ज्यादा था लेकिन ऑपरेशनल लिमिट के अंदर। यह विमान रनवे नारा 23 पर गया और अपनी पोजीशन ले ली। 1:38:44 पर यह विमान रनवे डावा ना 23 से टेक ऑफ कर गया। अगर आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सैटेलाइट इमेजरी देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ एक रनवे है और एयरपोर्ट चारों तरफ रेसिडेंशियल एरिया से घिरा हुआ है। एक 17 साल का लड़का आर्यन एयरपोर्ट के आसपास के इन घरों में से एक में रहता था। इस समय वह अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि विमान कैसे टेक ऑफ करता है। उसके पास फोन था और वह वीडियो शूट कर रहा था। उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो में हमने देखा कि विमान का लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं हुआ था। दोपहर 1:28-55 बजे विमान 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन इससे ऊपर नहीं उड़ पाया। कुछ सेकंड बाद पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल किया और रिपोर्ट किया। इसके बाद विमान का ATC से कांटेक्ट खत्म हो गया। ATC ने कांटेक्ट दोबारा स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोपहर 1:29-13 बजे विमान ऊंचाई खोने लगा। टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड बाद एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किमी दूर रेसिडेंशियल एरिया मेघानी नगर में यह BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में क्रैश हो गया और आग लग गई। यह हॉस्टल के लंच ब्रेक का समय था, जिसमें लगभग 35 स्टूडेंट्स कैंटीन में थे। अचानक विमान कैंटीन में क्रैश हो गया।
कोई स्टूडेंट समझ नहीं पाया कि क्या हो गया और खुद को बचाने के लिए स्टूडेंट्स खिड़कियों से कूदने लगे। कुछ दूसरे फ्लोर से कूदे, कुछ तीसरे फ्लोर से। आसपास रहने वाले लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब विमान मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में क्रैश हुआ तो उन्होंने बेहद तेज आवाज सुनी। जमीन भूकंप की तरह हिल गई। जब वे अपने घरों से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ धुआं था और जमीन पर मलबे का ढेर था। विमान पर सवार सभी लोगों में से सिर्फ एक यात्री बचे, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश नागरिक जो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठे थे। वे दावा करते हैं कि विमान के उस साइड जहां उनकी सीट थी, स्ट्रोक ऑफ लक से विमान का वह हिस्सा जमीन पर गिर गया। उन्होंने बाहर खाली जगह देखी तो इमरजेंसी एग्जिट से कूद गए, लेकिन विमान का दूसरा हिस्सा दीवार से ब्लॉक हो गया था और इसलिए कोई और बाहर नहीं निकल सका। सरकार ने अभी तक ऑफिशियल डेथ टोल की घोषणा नहीं की है इस हादसे में मारे गए लोगों की सटीक संख्या, लेकिन अनुमान है कि यह संख्या 270 से ज्यादा होगी। यह विमान दुर्घटना ऐतिहासिक थी, दुनिया की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, यह दुर्घटना क्यों हुई? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एयर इंडिया, बोइंग या सरकार? आइए वर्तमान सबूतों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या। दोस्तों, जब भी हमें ऐसी दुर्घटना के बारे में सुनने को मिलता है जैसे विमान दुर्घटना, जब हम ऐसे जटिल सिस्टम्स को फेल होते देखते हैं, एक आम आदमी के नजरिए से बेबस महसूस करना स्वाभाविक है। हम इन बड़ी कॉरपोरेशंस के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते और उनके फैसलों का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में उन चीजों पर फोकस करना बेहतर है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे फैसले, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आइए इसे इस्तेमाल करें अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। आज अपना भविष्य सुरक्षित करना मतलब है हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को मास्टर करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानवता जिस पर काम कर रही है सबसे गहन तकनीक, भविष्य को नाटकीय रूप से प्रभावित करती है। शायद हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशनल तकनीक। यह एक पुनर्जागरण है, यह स्वर्ण युग है। एआई दुनिया की हर इंडस्ट्री को बदल रहा है। जो लोग अभी एआई को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लेंगे, वे ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे और भविष्य में ज्यादा वैल्यूएबल साबित होंगे। उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वहीं जो एआई को इग्नोर करेंगे, दुर्भाग्य से वे पीछे रह जाएंगे। अगर आप खुद को एआई के फील्ड में अपस्किल करना चाहते हैं, तो आप मेरी एआई मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यह शायद हमारे देश की सबसे पॉपुलर वर्कशॉप्स में से एक है। इससे ज्यादा 50,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं और फीडबैक शानदार रहा है। 74% अटेंडीज ने कहा है कि यह वर्कशॉप उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल साबित हुई, क्योंकि इस 3 घंटे की वर्कशॉप में आप 25 से ज्यादा एआई सॉफ्टवेयर के बारे में सीख सकते हैं। आप सीखेंगे कि एआई का इस्तेमाल करके फोटोज और वीडियोस कैसे जनरेट करें, एआई का इस्तेमाल वेबसाइट्स बनाने के लिए, एआई का इस्तेमाल प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। हजारों लोग इससे पहले ही फायदा उठा चुके हैं। ये आपका आखिरी चांस है, क्योंकि मैं ये मास्टर क्लास 29 जून को करूंगा और फिर ब्रेक लूंगा। चूंकि मैं इन वर्कशॉप्स में लाइव पढ़ाता हूं, यह काफी रेपिटेटिव हो गया है। मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो यह आपका आखिरी मौका हो सकता है। ये इतना महंगा नहीं है जितना 2 मूवी टिकट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, या आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। अब इस टॉपिक पर वापस आते हैं। इस दुर्घटना के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर किया है। यह कॉकपिट में बातचीत और साउंड्स रिकॉर्ड करता है। इसके साथ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी रिकवर हो गया है। यह ऊंचाई, स्पीड और इंजन परफॉर्मेंस जैसी डेटा रिकॉर्ड करता है। साथ में वे विमान का ब्लैक बॉक्स बनाते हैं। यह एयर क्रैशेस को समझने में बहुत मदद करता है। यह क्रैश भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा जांचा जा रहा है, यूके और यूएस टीमों की मदद से। इसके अलावा, चूंकि यह विमान अमेरिकी बनावट का बोइंग विमान था, यूएस का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी एनटीएसबी अपनी पैरेलल जांच चला रहा है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया कि ब्लैक बॉक्स को आगे जांच के लिए अमेरिका भेज दिया गया। एआई क्रैश प्रोब को लेकर चिंता।
हमें अब पता चला है कि ब्लैक बॉक्स को यूएस भेजा जाएगा और इसमें सारी डेटा यूएस में ही रिकवर होगी। लेकिन सरकार ने कहा है कि यह गलत है। वे अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि यह ब्लैक बॉक्स कहां जांचा जाए। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स के अलावा हमारे पास कुछ अन्य सबूत हैं जो पहले से पब्लिकली उपलब्ध हैं। सबसे पहले फ्लाइट रडार डेटा। यह विमान के साथ सभी कम्युनिकेशन के सटीक टाइमिंग बताता है। एटीसी ने क्या कहा और कब, विमान कब टेक ऑफ किया, विमान की पिछली फ्लाइट्स, विमान जिस ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड, ये जानकारी पब्लिकली उपलब्ध है। इसके अलावा 2 वीडियोस हैं, 2 बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस। इनमें से एक 17 साल के आर्यन आसरी ने अपनी रूफटॉप से बनाया। वह पहली बार अहमदाबाद घूमने आया था और अपने गांव के दोस्तों को विमानों के वीडियोस दिखाना चाहता था। विमान इतना करीब उड़ रहा था, इसलिए उसने इसका वीडियो लिया अपने गांव वालों को दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि वह टेकोनफ करने वाले विमानों से कितना करीब था। और दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो एयरपोर्ट के सीसीटीवी द्वारा रिकॉर्ड किया गया। यह दूसरा वीडियो टेकोनफ से क्रैश तक सब कुछ रिकॉर्ड करता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन पहले वीडियो में, जो रिलेटिवली हाई क्वालिटी का है, हम देखते हैं कि विमान क्रैश होने से पहले विमान के लैंडिंग गियर्स अभी भी नीचे थे। ये नॉर्मल नहीं है। एयरप्लेन्स टेकोनफ के तुरंत बाद पायलटों द्वारा की जाने वाली पहली चीजों में से एक लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट करना है। अगर यह बाहर लटका रहे तो टेकोनफ मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा वीडियोस में हम देख सकते हैं कि विंग फ्लैप्स गलत पोजीशन में थे, वे रिट्रैक्टेड थे। विंग फ्लैप्स एयरक्राफ्ट के विंग्स पर यहां स्थित होते हैं। ये फ्लैप्स मूव किए जा सकते हैं विमान की वर्टिकल डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ऊपर या नीचे। जब फ्लैप्स डिप्लॉय होते हैं, वे नीचे की तरफ पोजीशन होते हैं। ये एडिशनल सरफेस एरिया बनाता है जो लिफ्ट क्रिएट करता है और ड्रैग का कारण बनता है। यह टेकोनफ के दौरान विमान को ऊपर उड़ने में मदद करता है। फ्लैप्स टेकोनफ और लैंडिंग दोनों के दौरान डिप्लॉय होते हैं, लेकिन डिप्लॉयमेंट का एंगल अलग होता है। लेकिन जब विमान डिजायर्ड ऑल्टीट्यूड अचीव कर लेता है तो फ्लैप्स रिट्रैक्ट हो जाते हैं। इस एयर इंडिया फ्लाइट में टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स रिट्रैक्टेड थे, वे सही से डिप्लॉय नहीं हुए थे और लैंडिंग गियर भी बाहर था। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक थ्योरी पब्लिश की कि टेकोनफ के बाद इंजन फेलियर के कारण तेज आवाज हुई होगी। इससे पायलट डर गए होंगे और लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करना भूल गए। एक समान थ्योरी यह है कि को पायलट ने लैंडिंग गियर की बजाय विंग फ्लैप्स को रिट्रैक्ट कर दिया। ये थ्योरीज उन कैटेगरी में आती हैं जहां पायलट्स की गलती थी। लेकिन एयर इंडिया के एक 787 पायलट ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि इस थ्योरी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ड्रीमलाइनर में मेजर वार्निंग सिस्टम्स हैं। अगर फ्लैप्स सही से सेट न हो तो पायलट्स को वार्निंग मिलती है, कई वार्निंग लाइट्स फ्लैश करने लगती हैं। इसके अलावा कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 8000 से ज्यादा घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी। वह एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, तो यह बहुत असंभावित है कि पायलट्स ने कोई गलती की। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन सुहेल हांडा के अनुसार अगर ड्रीमलाइनर 600 फुट तक बिना फ्लैप्स के पहुंच जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सिंगल इंजन भी ऊपर उड़ने के लिए काफी है। अगर यह थ्योरी सही नहीं है तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास सिर्फ एक ही अन्य पॉसिबिलिटी बचती है, विमान में अचानक और टोटल पावर लॉस। इसका अनडिनाइबल प्रूफ आर्यन के वीडियो में देखा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को क्लोजली देखें तो आप विमान के नीचे एक और ऑब्जेक्ट देखेंगे। कई एक्सपीरियंस्ड पायलट्स और एक्सपर्ट्स के अनुसार यह RAT है, रैम एयर टरबाइन। ये इमरजेंसी सिचुएशंस में इस्तेमाल होने वाला एक छोटा विंड टरबाइन है। आज लगभग सभी एयरप्लेन्स में यह फिटेड होता है। ये लैंडिंग गियर के ठीक पीछे प्लेस्ड होता है। अगर एयरप्लेन में सभी पावर सोर्सेज काम करना बंद कर दें तो यह टरबाइन ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाती है और अपनी रोटेशन से पावर जनरेट करने लगती है। ये ज्यादा बिजली नहीं जनरेट करता, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम्स को फंक्शन करने के लिए काफी होता है। यह एयरप्लेन की स्पीड के साथ काम करके बिजली जनरेट करता है। जब एयरप्लेन हवा में होता है, हवा इस टरबाइन से तेज स्पीड से गुजरती है और बिजली जनरेट होती है। तो जितनी तेज विमान उड़ेगा और जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी, उतनी ही इफेक्टिवली RAT काम करेगा। इसे इंस्टॉल करने का उद्देश्य यह है कि पायलट्स को सेफ प्लेस पर लैंड करने का समय मिल जाए।
लेकिन दुर्भाग्य से AI-171 फ्लाइट में न तो विमान ज्यादा ऊंचा था न ही तेज, और ऊपर से पायलट्स के पास 30 सेकंड से कम समय था, तो RAT मदद नहीं कर सका। लेकिन अगर हम निश्चित रूप से कह सकें कि वीडियो में जो ऑब्जेक्ट हमने देखा वह वाकई RAT था, तो यह प्रूफ हो सकता है कि विमान में टोटल पावर लॉस हुआ था। विश्वास कुमार रमेश ने स्टेटमेंट दिया कि क्रैश से ठीक पहले तेज आवाज आई और लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। एविएशन एक्सपर्ट और यूट्यूबर कैप्टन स्टीव शाइबनर कहते हैं कि यह तेज आवाज RAT को हाउस करने वाले हैच के खुलने की आवाज हो सकती है। और अब हमारे पास एक आदमी है जो कह रहा है कि उसने तेज धमाका सुना और लाइट्स फ्लिकर की। क्या इसका कारण हो सकता है RAT का डिप्लॉयमेंट? इसी तरह लाइट्स का फ्लिकरिंग RAT डिप्लॉयमेंट के दौरान काफी कॉमन है, क्योंकि यह डिप्लॉयमेंट के लिए रिजर्व इलेक्ट्रिक पावर यूज करता है। यह अन्य सिस्टम्स को प्रभावित करता है। RAT के डिप्लॉय होने का एक और प्रूफ आर्यन के वीडियो में देखा जा सकता है। अगर आप वीडियो को ठीक से सुने तो आपको प्रोपेलर की आवाज सुनाई देगी। जब एक 747 ड्रीमलाइनर विमान आपके ऊपर से गुजरता है तो उसकी आवाज अलग होती है। इन दो आवाजों की तुलना करें। एयर इंडिया फ्लाइट के वीडियो में आपको प्रोपेलर की आवाज सुनाई देगी। ये लगभग प्रूव करता है कि RAT वाकई डिप्लॉय हुआ था। तो अगला सवाल है, RAT क्यों डिप्लॉय हुआ? ब्रॉडली स्पीकिंग, इसके पीछे 3 मेजर इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली, विमान में टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर के दौरान। दूसरी, विमान में हाइड्रोलिक फेलियर के दौरान। या तीसरी, जब दोनों इंजन्स फेल हो जाएं और विमान के पास कोई पावर सोर्स न बचे। दोनों इंजन्स का एक साथ फेल होना ड्यूअल इंजन फेलियर कहलाता है। ये बहुत रेयर है, इतना रेयर कि पिछले 70 सालों में सिर्फ 7 रिपोर्टेड केस हैं ड्यूअल इंजन फेलियर के। लेकिन हमारे केस में कुछ चीजें हैं जो इंगित करती हैं कि यह एयर इंडिया फ्लाइट में हो सकता है। पहली, विमान क्रैश होने से पहले पायलट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल में उन्होंने रिपोर्ट किया कि कोई थ्रस्ट नहीं था। जब विमान टेको नफ करता है, उसके इंजन से निकलने वाली हवा इसे आगे धकेलती है और यह पुश थ्रस्ट कहलाता है। थ्रस्ट न होना दिखाता है कि विमान के इंजन्स में कुछ गड़बड़ थी। और दूसरी, लैंडिंग गियर का रिट्रैक्ट न होना ड्यूल इंजन फेलियर का प्रूफ हो सकता है, क्योंकि लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट करने के लिए पर्याप्त पावर नहीं था। अब अगला सवाल है, अगर इस विमान में ड्यूल इंजन फेलियर हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, इसके पीछे 3 अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी है फ्यूल कंटैमिनेशन। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर S.J. मुरलीधर का मानना है कि इस फ्लाइट में फ्यूल कंटैमिनेशन हो सकता है। एक संभावित कारण जो मुझे लगता है वह यह हो सकता है कि यह फ्यूल कंटैमिनेशन के कारण हो, यानी समस्या विमान में भरे गए फ्यूल में हो सकती है। उनके अनुसार अगर फ्यूल कंटैमिनेशन हो तो अपर्याप्त थ्रस्ट जनरेट होता है और विमान ऊपर नहीं उड़ पाता, या यह ड्यूल इंजन फेलियर का कारण बनता है। स्ट्रैटेजिक एविएशन सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी की चेयरपर्सन नील हांसफोर्ड ने गार्डियन को कुछ समान कहा। हालांकि फ्यूल टैंक फुल था, फ्यूल कंटैमिनेंट्स क्लॉगिंग का कारण बन सकते हैं और फ्यूल ब्लॉकेज इंजन प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। दोस्तों, फ्यूल कंटैमिनेशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पानी, गंदगी, मिट्टी, जंग या फ्यूल में गंदगी। यहां तक कि बैक्टीरिया और फंगस का माइक्रोबियल ग्रोथ भी यह कारण बन सकता है। इसके अलावा ग्राउंड व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाला डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड अगर जेट फ्यूल के साथ मिक्स हो जाए तो नॉन सॉल्युबल क्रिस्टल्स बन सकते हैं और यह क्लॉगिंग का कारण बन सकता है। 2019 में अमेरिका में 3 समान केस रिपोर्ट हुए। मार्च 2019 में एक बोइंग 787 को जापान में फ्यूल कंटैमिनेशन के कारण ड्यूल इंजन मालफंक्शन का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से तब कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और पायलट्स इस बावजूद विमान को सुरक्षित लैंड कराने में सफल रहे। लेकिन अगर यह एयर इंडिया क्रैश का कारण है तो फ्यूल सप्लायर्स को भी दोषी ठहराया जाएगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 3 फ्यूल सप्लायर्स हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस। फ्यूल कंटैमिनेशन का मतलब होगा कि फ्यूल की ठीक से टेस्टिंग नहीं हुई। एविएशन फ्यूल की सख्त टेस्टिंग क्रूशियल है। दूसरी पॉसिबिलिटी है टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर। एक सीनियर पायलट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया
कि विमान के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर्स फेल हो गए। ये इंजन्स को स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करते हैं। जब जनरेटर्स फेल हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल्स काम करना बंद हो गए। जब ऐसा होता है, सभी ऐसे एयरप्लेन्स में इमरजेंसी केस के लिए ऑक्सिलियरी पावर यूनिट्स होते हैं। वे बैकअप होते हैं बिजली सप्लाई करने के लिए, लेकिन उन्हें स्टार्ट होने में 90 सेकंड तक लग सकते हैं। और दुर्भाग्य से इस विमान के पास ये 90 सेकंड नहीं थे। अगर दोनों इंजन्स और ऑक्सिलियरी पावर यूनिट्स फेल हो जाएं या पावर सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल्स थ्रस्ट को कंट्रोल करना बंद कर सकते हैं, भले ही इंजन्स अभी भी रनिंग हो। ऐसी सिचुएशंस में पायलट्स कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके थ्रस्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि कंट्रोल्स काम करना बंद हो चुके होंगे। ऐसी टेक्निकल इमरजेंसीज में एयरक्राफ्ट को हैंडल करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पायलट्स के पास उपलब्ध नॉर्मल फ्लाइट कंट्रोल्स काम करना बंद हो जाते हैं। 2013 में जापानी एयरलाइंस के 2 ड्रीम लाइनर्स के साथ ऐसा हुआ। बैटरी फेलियर के बाद उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एक फ्लाइट में कॉकपिट धुएं से भर गया और दूसरी में आग ने इतनी हीट जनरेट की कि बैटरी को रैक से जोड़ने वाले बोल्ट्स पिघल गए। हमने हैवी स्मोक कंडीशन ऑब्जर्व की और हमें फायर कंडीशन मिला एवियोनिक्स कंपार्टमेंट में। स्मोक का ट्रेस ड्रीम लाइनर की लिथियम आयन बैटरीज में मेल्टडाउन तक गया। दोनों इंसिडेंट्स के पीछे बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स थे और उसके बाद ग्लोबली बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों को उड़ान पर रोक दिया गया। अब हमारे पास FAA से ब्रेकिंग न्यूज है। आज रात वे ड्रीम लाइनर को ग्राउंड कर रहे हैं। 787 ने सर्विस खत्म करने के ठीक 1 साल बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा फ्लीट ग्राउंड कर दिया। ये तब तक ग्राउंड रहेगा जब तक एयरलाइन फेडरल गवर्नमेंट को प्रूव न कर दे कि बैटरी की समस्या ठीक कर दी गई है, जो ओवरहीटिंग जारी रखती है। इंजन फेलियर का एक और कारण मैकेनिकल एरर हो सकता है। यह भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकता है। 2020 में एक नॉर्वेजियन एयरलाइन ने बोइंग पर आरोप लगाया क्योंकि ड्रीम लाइनर्स में इंजन प्रॉब्लम्स के कारण कई फ्लाइट्स डाइवर्ट हो गई। एयरलाइन को कई रूट्स रोकने पड़े और अपने विमानों के इंजन्स को दर्जनों बार स्वैप करना पड़ा। 2023 में इस एयरलाइन को अपना ड्रीम लाइनर विमान स्क्रैप करने के लिए बेचना पड़ा। एक विमान जो उसने सिर्फ 10 साल पहले मिलियंस में खरीदा था। यह एक लैंडमार्क केस था। तो बोइंग का ड्रीम लाइनर विमान पहले भी कई समस्याओं का सामना कर चुका है, लेकिन फिर भी यह विमान टाइप दुनिया के सबसे सेफ विमान टाइप्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इन सभी केसों के बावजूद कोई हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। ये एयर इंडिया क्रैश ड्रीम लाइनर विमान से जुड़ा पहला विमान क्रैश है। अगर यह विमान क्रैश इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फेलियर के कारण हुआ, तो यह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण हो सकता है या मेंटेनेंस फेलियर के कारण। अगर यह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण था, तो दोष सीधे बोइंग पर होगा, लेकिन अगर मेंटेनेंस फेलियर के कारण, तो दोष एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड पर होगा। हालांकि एयर इंडिया टाटा के पास है, लेकिन यह दूसरी कंपनी अभी भी एक गवर्नमेंट कंपनी है जो विमानों के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। एयर इंडिया के ज्यादातर 787 ड्रीम लाइनर विमानों का मेंटेनेंस यह गवर्नमेंट कंपनी करती है। दोस्तों, यह जो विमान क्रैश हुआ, यह बिल्कुल वही विमान पहले भी समस्याओं का सामना कर चुका था। नवंबर 2021 में यह विमान लंदन से हैदराबाद जा रहा था और मिड फ्लाइट में फ्यूल लीक स्पॉट हो गया। इस कारण इस विमान को अंकारा, तुर्की में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके अलावा अन्य ड्रीम लाइनर्स की तरह इस विमान को भी विंडशील्ड क्रैकिंग और बैटरी ओवरहीटिंग की समस्याएं थीं। मैंने बैटरी ओवरहीटिंग के बारे में पहले बात की, जिसने जनवरी 2013 में ड्रीम लाइनर्स को ग्लोबली ग्राउंड करा दिया। लेकिन क्रैश से कुछ घंटे पहले हमारे पास आकाश वत्सा द्वारा शूट किया गया यह वीडियो है, जिसमें हम देख सकते हैं कि न तो एसी ठीक से काम कर रहा था, न ही एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स। यहां तक कि रिमोट भी किसी बटन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। इतने सारे लोग ये मैगजीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और हमेशा की तरह टीवी स्क्रीन्स भी काम नहीं कर रही। न ही यह कैबिन क्रू को कॉल करने का बटन, कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी काम नहीं कर रही। इस विमान का आखिरी कॉम्प्रिहेंसिव चेक 2 साल पहले
जून 2023 में किया गया था और फिर मार्च 2025 में इसका राइट इंजन रिपेयर किया गया था और अप्रैल 2025 में इसका लेफ्ट इंजन इंस्पेक्ट किया गया। इस विमान का अगला कॉम्प्रिहेंसिव चेक दिसंबर 2025 के लिए शेड्यूल्ड था। दोस्तों, इस हद तक इस विमान के मैन्युफैक्चरर बोइंग को कई सवालों का जवाब देना होगा। अल जजीरा की एक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रीम लाइनर को लिथियम आयन बैटरीज और कई अन्य न्यू फीचर्स की सख्त टेस्टिंग के बिना उड़ान की परमिशन दे दी थी। एफएए का काम एयर सेफ्टी को रेगुलेट करना है। जब बैटरी और उसके आगे की बात आती है, बोइंग खुद को ही पुलिस करता है। बैटरीज ने बोइंग के टेस्ट पास किए। एफएए के रूल्स के मुताबिक बोइंग ने कहा कि 707 बैटरीज विमान में कभी आग नहीं लगेंगी। फिर वे सिर्फ 9 दिनों में 2 बार फेल हो गईं। कई करंट और फॉर्मर बोइंग एम्प्लॉय ने दावा किया है कि ड्रीमलाइनर विमान फैक्ट्री में लापरवाही से बनाए जाते हैं। अप्रैल 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर सैम सालेहपुर ने एफएए को शिकायत की कि ड्रीमलाइनर्स के पार्ट्स गलत तरीके से असेंबल किए गए हैं और उड़ान के दौरान टूटने का रिस्क है। उन्होंने कहा कि पार्ट्स को कॉस्ट कट करने के लिए अलग अलग जगहों से बनाया जा रहा है, लेकिन वे ठीक से फिट नहीं होते। उन्होंने इन सेफ्टी इश्यूज को अपने सुपरवाइजर्स को भी फ्लैग किया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन में बोइंग के एम्प्लॉय ने चार्लेस्टन फैक्ट्री में बने ड्रीमलाइनर्स की सेफ्टी पर सवाल उठाए। इन एम्प्लॉय ने दावा किया कि ड्रीमलाइनर्स में दोषपूर्ण पार्ट्स थे। अक्सर धातु की छीलन जैसी वेस्ट्स विमानों के अंदर छोड़ दी जाती थीं और उन्हें इन उल्लंघनों के बारे में किसी को न बताने का दबाव डाला जाता है। इस बोइंग फैक्ट्री में काम करने वाले एक टेक्नीशियन जोसेफ क्लेटन ने कहा कि उन्होंने कॉकपिट के पास वायर्स के नीचे धातु के टुकड़े कई बार पाए। इससे उन्हें अपनी पत्नी से कहना पड़ा कि वह कभी भी ड्रीमलाइनर में नहीं उड़ेगा। क्वालिटी मैनेजर जो बोइंग में 30 से ज्यादा साल काम कर चुके थे, जॉन बर्नेट ने कहा कि इस फैक्ट्री में कोई भी विमान ऐसा नहीं बनाया गया जो सेफ और एयरवर्थी हो। अल जजीरा ने एक वर्कर को सीक्रेट कैमरा दिया और बोइंग फैक्ट्री के अंदर फुटेज रिकॉर्ड करने को कहा। इस वर्कर ने अपने 15 कॉलीग्स से पूछा कि क्या वे इन विमानों में उड़ेंगे। 10 ने मना कर दिया क्योंकि वे विमानों की क्वालिटी पर भरोसा नहीं करते। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में ड्रीमलाइनर्स की इंटेग्रिटी पर बार बार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन उनका डिफेंस ये है कि अगर विमान वाकई अनसेफ है तो अभी तक कोई ड्रीमलाइनर क्यों नहीं क्रैश हुआ। इस पर जॉन बर्नेट ने कहा था कि इन विमानों को बनाने में लापरवाही 10-12 साल में क्रैश का कारण बनेगी, और अब जो ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ वह 11 साल पुराना था। 2009 से 2016 तक बोइंग चार्लेस्टन फैक्ट्री की क्वालिटी मैनेजर सिंथिया किचन्स के अनुसार एयर इंडिया को डिलीवर किए गए 787 ड्रीमलाइनर्स में कई क्वालिटी कंसर्न्स थे। 2012-13 में 11 ऐसे ड्रीमलाइनर्स डिलीवर किए गए जिनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि सिंथिया किचन्स कथित रूप से रात को सो नहीं पा रही थी। इन 11 कथित दोषपूर्ण विमानों में से 6 एयर इंडिया को बेचे गए। उस समय सिंथिया किचन्स ने इन प्रॉब्लम्स को अपनी बॉस को रिपोर्ट किया और अपनी बॉस से पूछा, क्या वे कभी अपने बच्चों के साथ इन विमानों में यात्रा करेंगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि उनकी बॉस ने क्या कहा? सिंडी, इनमें से कोई भी विमान अमेरिका में नहीं रहेंगे, वे सब ओवरसीज जा रहे हैं। क्या आप सीरियस हैं? वे डेवलपिंग कंट्रीज की एयरलाइंस को डिलीवर किए गए, मानो अन्य देशों के लोगों की जिंदगियां बेकार हैं। इसी तरह अल जजीरा के एक इन्वेस्टिगेटर ने बोइंग के एम्प्लॉय से इंटरव्यू किया और रिपोर्ट किया कि वह 3 विमानों को लेकर खास चिंतित थे जो 2014 की शुरुआत में एयर इंडिया को डिलीवर होने वाले थे। इन विमानों में कई सीरियस फ्लॉज थे। 12 जून को क्रैश हुआ 739 ड्रीमलाइनर भी इसी पीरियड में 31 जनवरी 2014 को डिलीवर हुआ था। क्या इसे महज संयोग माना जाए? कई सालों से दुनिया भर के क्रिटिक्स कह रहे हैं कि बोइंग लोगों की सेफ्टी से ज्यादा अपने प्रॉफिट्स को लेकर चिंतित है। वे कॉस्ट कट करने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं जो फिर विमान क्रैश का कारण बनते हैं। इससे पहले अक्टूबर 2018 और मार्च 2019 में 2 ब्रांड न्यू बोइंग 737 मैक्स विमान क्रैश हो गए। 346 लोग मारे गए। लीगल एक्शन से बचने के लिए बोइंग ने यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ $1.1 बिलियन का सेटलमेंट किया। लेकिन बोइंग अकेला ऐसा नहीं है जिससे सवाल पूछे जाने चाहिए।
हमें एयर इंडिया को भी देखना होगा। बोइंग के विमान कई एयरलाइंस को डिलीवर किए जाते हैं, लेकिन दुनिया में कई एयरलाइंस हैं जिन्हें ऐसी कोई समस्या नहीं आई। क्रैश से तो दूर की बात, जब से टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को लिया है, समस्याएं कम नहीं हुई हैं। पायलट्स कहते हैं कि फ्लाइट्स के बीच उन्हें रेस्ट नहीं मिलता, जिससे थकान होती है। इस हद तक मई 2024 में एयर इंडिया एक्सप्रेस के 300 क्रू मेंबर्स ने एक साथ मास सिक लीव पर चले गए और अपने फोन्स स्विच ऑफ कर दिए। बड़ी खबर आ रही है, सीनियर कैबिन क्रू की मास सिक लीव ने ऑपरेशंस को रोक दिया है। आखिरी मिनट में 300 सीनियर कैबिन क्रू मेंबर्स ने सिक रिपोर्ट किया। इसी तरह जुलाई 2023 में जब डीजीसीए टीम ने 13 रैंडम पॉइंट्स चेक किए तो पाया कि ये सेफ्टी पॉइंट्स कभी ऑडिट नहीं हुए और एयर इंडिया ऑडिट रिपोर्ट्स फेक कर रही थी। और कुछ दिन पहले की इस खबर को देखिए, लंदन से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में 5 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स मिड एयर में बीमार हो गए। कारण संदिग्ध है फूड पॉइजनिंग। इस क्रैश का सटीक कारण क्या था? हमें 12 जुलाई के आसपास ज्यादा सबूत और जवाब मिल सकते हैं, क्योंकि 12 जुलाई को क्रैश को 30 दिन हो जाएंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्रैश का प्रीलिमिनरी रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर पब्लिश होना चाहिए। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे संभावित रूप से एक से ज्यादा कारण होंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस फ्लाइट क्रैशेस पर देखे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जब भी ऐसी भयानक क्रैश होती है तो कई कारणों से होती है। एक से ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि हमेशा माइनर मिसहैप्स के लिए बैकअप्स होते हैं। अगर बैकअप फेल हो तो दूसरा बैकअप भी होता है। लेकिन अगर सब कुछ फेल हो जाए और इतना भयानक हादसा हो तो यह सिर्फ मल्टी लेवल फेलियर का मतलब हो सकता है। 29 जून को मास्टर क्लास ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में होगा। और विमान क्रैशेस में मल्टी लेवल फेलियर्स को समझने के लिए मैं यह वीडियो रेकमेंड करना चाहूंगा। एक घटना जो 35 साल से ज्यादा पहले हुई, जहां विमान की छत मिड एयर में उड़ गई। इस वीडियो को देखने से आपको समझने में मदद मिलेगी कि ऐसे हादसों की जांच कैसे होती है और एयरलाइंस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा क्या सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए। यहां क्लिक करें इसे देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।